मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, पर मंजिलें उन्हें ज़रूर मिलती है जो जिद पर अड़े हुए होते हैं। साथियों नमस्कार, गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जो नीट 2024 का जो गुरु कृपा का रिज़ल्ट था, बहुत शानदार रिज़ल्ट था, अप्रतिम रिज़ल्ट था। इस रिज़ल्ट के ज़रिए हम हमारे जो टॉप रैंकर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नीट में बहुत शानदार रैंक हासिल किया है, बहुत एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है, उन बच्चों के साथ छोटे छोटे गुफ्तगू करके, छोटी छोटी बातें करके हम आपसे कुछ अच्छी अच्छी टिप्स शेयर कर रहे हैं कि जो हमारी मंजिल है वो भी थोड़ी सी सहज सरल हो जाए। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मिलन से। मिलन जो कि गुरु कृपा के फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है, और मिलन के मैं आपको बता दूं कि मिलन के नीट 2024 में 715 है आउट ऑफ 720। तो बस मिलन तैयारी कर रहा है दिल्ली एम्स में जाने के लिए। तो आज हम कुछ अच्छी बातें मिलन से पूछेंगे। तो पहले मिलन, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा कि आपने एक इतना बड़ा एक अचीवमेंट किया है। आपने अपना एक ड्रीम पूरा किया, आपका एक सपना था दिल्ली एम्स में जाने का। तो आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मिलन है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरे पापा का नाम विद्याधर है, मम्मी का नाम हेमलता है। तो मिलन, जैसे कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की गुरु कृपा की, तो आपने कैसे सोचा कि गुरु कृपा ही क्यों? मैं जब एडमिशन लिया उस टाइम तक गुरु कृपा का नाम बहुत हो चुका था, रिजल्ट अच्छे आते थे गुरु कृपा के, सबने सजेस्ट भी यही किया। और झुंझुनू के मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिक्कर में गुरु कृपा के लिए ही आती है, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि गुरु कृपा का रिजल्ट, साथियों सुन रहे हैं आप कि गुरु कृपा का जो रिजल्ट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है कि गुरु कृपा का ऐसा कोई ऐड नहीं देखेंगे, बस हमारे बच्चे ही हमारे एम्बेसडर हैं। हमारे बच्चों से ही सुन के बच्चे हमारी तरफ आकर्षित होकर आते हैं। तो ये बच्चा हमारे गुरु कृपा परिवार का इसने बहुत अच्छी एक अचीवमेंट की है। तो इससे हम मिलन, आप ये बताएं कि आपको जो आपकी नीट की जर्नी है, तो इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? नीट की इस जर्नी में आपको क्या अच्छा लगा? सबसे गुरु कृपा के साथ जो आपने जर्नी की, क्या अच्छा लगा? मैम सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वो टेस्ट सीरीज़ को महत्व देना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो टेस्ट सीरीज़ ही तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। रिवाइज तो होता रहता है, लेकिन लास्ट में डीटीएस चलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मैम। मतलब फाउंडेशन बैच का तो सिलेबस भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उनको तो बहुत ज़्यादा रिवीजन का मौका मिलता है। तो टेस्ट सीरीज़ ही है। बाकी कोचिंग का या तो सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाता, सिलेबस टाइम पे हो जाता है तो वो टेस्ट सीरीज़ की जगह उनको वैसे 11th का रिवीजन करवा देते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चालू कर देते हैं। वो बार बार पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा टेस्ट लेने से ही होगा। देखो, जैसे अपन मिलन से अपन ने बात की, और इससे पहले भी अपन ने जो 12th फाउंडेशन के साथ जिन बच्चों ने 720, 715, 710 अचीव किया है, उन सब से बात की। सब ने लगभग बार बार एक ही बात बोला कि टेस्ट सीरीज़ गुरु कृपा की। ये टेस्ट सीरीज़ है क्या? ये टेस्ट सीरीज़ एक प्लानिंग है। एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि रेगुलर कैसे पढ़े, क्या टाइम टेबल हो, तो हम उसको एक टारगेट दे देते हैं, एक वीकली टारगेट दे देते हैं, एक डेली टारगेट दे देते हैं। इस टारगेट को ही टेस्ट सीरीज़ कहा जाता है। तो गुरु कृपा की ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि बच्चों को प्लान बनाना नहीं पड़ता, ये प्लान हम बना के देते हैं। तो मिलन, ये बात बताएं कि आपने मान लो फिज़िक्स को, अब फिज़िक्स थोड़ा सा आपको डर लगता होगा इनिशियल स्टेज में, जब आपने शुरू में 11th की फिजिक्स से थोड़ा डर लगता था। मतलब ऐसा नहीं है 12th की हार्ड नहीं होती, 12th की भी हार्ड होती है, लेकिन 11th में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है, इसलिए वो 11th वाली थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं था। मतलब तो 11 की फिजिक्स को, मान लो फिजिक्स को एक बायो के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट्स के ज़्यादा 90% बच्चों के फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड सी लगती है उनको। तो इस फिजिक्स को इनिशियल स्टेज में आपने कैसे हैंडल किया? जो कुछ बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में, उनको डर लगता है न्यूमेरिकल करने में। बायो तो वो कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी थोड़ा वो समझ लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ रटने का, कुछ पढ़ने का, ऐसे बायो जैसा है। लेकिन फिजिक्स ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, थोड़े से फार्मूला, थोड़े अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग सिचुएशन में क्या कंसेप्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो इसको आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया?
मैम वो जिनको हार्ड लगती है वो क्या करते हैं, मतलब वो फिजिक्स उनको पता है अपने को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, तो वो क्या करते हैं कि मेरे को आ जाए इसलिए एक्स्ट्रा बुक वगैरह ले आते हैं। वो जो करना होता है वो नहीं करते कि अभी क्लास ख़त्म हुई, मैं जाते ही पहले क्लास नोट्स रिवाइज़ करूँ, फिर मॉड्यूल के मतलब ज़्यादा भी नहीं तो डेली के 10 क्वेश्चन तो करूँ ही। मतलब वो ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा बुक्स पे जाते हैं, लेकिन वो जो करना होता है वो नहीं कर पाते कि पहले मैं क्लास नोट्स रिवाइज़ करूँ, सर ने जो बताया वो करूँ, फिर मॉड्यूल सोल्व कर लूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लूँ। वेरी गुड। तो ऐसा है कि रोज नए नए क्वेश्चंस करने होंगे फिजिक्स में, या मिलन की एक ही क्वेश्चंस को, जैसे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपने बोला मॉड्यूल के क्वेश्चन, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस, देन मॉड्यूल के क्वेश्चंस, देन आपके हो गया जो एग्जाम एक्सरसाइज है, या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस, क्या इन्हीं को करना चाहिए या कुछ रोज नए नए क्वेश्चंस करने चाहिए? मैम ऐसा भी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को पकड़ रहे हो उसको ही बार बार 100-200 बार कर रहे हो। वैरायटी के भी होने चाहिए, लेकिन इतने हाई वैरायटी के भी नहीं जो नीट में आते ही नहीं, मतलब वो अलग ही लेवल के जा रहे हैं। उस वैरायटी के नहीं, नीट की लेवल की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करने चाहिए, और एक क्वेश्चन को ज़्यादा बार भी नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा 5 से 6 बार तो एक क्वेश्चन को करना ही चाहिए। हाँ, 5 से 6 बार एक क्वेश्चंस को करते करते उसका जो फॉर्मूला है, जो अप्लाइड होता है, जो कंसेप्ट है, वो सारी कुछ धीरे धीरे अपनी क्लियर हो जाती है, और बच्चे का क्या है, एक पकड़ अच्छी हो जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो मिलन, जैसे कि आपने कुछ अलग बुक्स रेफर की थी, या सिर्फ गुरु कृपा के स्टडी मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू? कोई बुक नहीं ली थी, वो मॉड्यूल बहुत थे, एक्स्ट्रा कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशली नीट में तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो दैट मीन्स मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में होता है कुछ एक्सरसाइजेस, इजी टू डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ आपके एग्जाम एक्सरसाइजेस नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो गुरु कृपा ने मॉड्यूल में इंसर्ट कर दी बच्चों को, कि 10 चीज़ें रेफर नहीं करें, कि एक जगह पर उनको सब मिल जाए, और बच्चा अगर उसी को बार बार रिवाइज करता रहे, बार बार प्रैक्टिस करता रहे, और उसके बाद जो उसके टेस्ट में आपके आए उन क्वेश्चंस को आपने रिवाइज किया होगा। मैम वो जो गलत होते थे उनको तो पक्का करना होता था। और आप एक बात और ऐड कर सकते थे कि मॉड्यूल में मतलब कई बच्चे फिजिक्स के एनसीईआरटी को भी पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए भी गुरु कृपा ने क्या कर रहा है कि मॉड्यूल के लास्ट में एक्स्ट्रा बाइट्स फ्रॉम एनसीईआरटी नाम से एक बना रखा है, तो उसमें उससे बाहर फिजिक्स के एनसीईआरटी में मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। वो जो पूरा समरी है एनसीईआरटी की वो लास्ट में लिख के दे रखी है, तो कोई एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहे तो वो चल जाएगा काम। वेल, वेरी गुड। मतलब एनसीईआरटी एक्स्ट्रा अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहे तो गुरु कृपा का जो स्टडी मटेरियल है इज़ मोर देन एनफ। मतलब वो कंप्लीट पैकेज है, उसमें पीवाईक्यू है, उसमें आपके एनसीईआरटी है, सब कुछ उसके अंदर ही है, और उसी को बच्चा अगर बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहे तो डेफिनेटली उसके हर टॉपिक में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और फिजिक्स में स्कोर भी अच्छे आएंगे। तो एक बात बताओ, क्या फिजिक्स में आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? मैम जब तक क्लास चली तब तक तो जितना सर ने पढ़ाया उस वैरायटी के सारे क्वेश्चन करने होते थे, मतलब जितना सर ने आज पढ़ा दिया वो तो करने ही करने। और जब सिलेबस पूरा हो गया और टेस्ट चालू है तो एक चैप्टर का, जैसे कल टेस्ट है तो उसका मॉड्यूल के एक्सरसाइज से, मतलब आप देखोगे तो एक्सरसाइज में एक वैरायटी का क्वेश्चन है तो उसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो सारे तो नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में भी एक वैरायटी का एक क्वेश्चन तो करके जाना ही है। टेस्ट सीरीज में भी एक मतलब वैरायटी का एक क्वेश्चन। तो जैसे मैंने अपन जानते हैं कि आपने गुरु कृपा में लगभग जो 12th की जर्नी में आपने लगभग कितने टेस्ट दे दिए थे और कितने क्वेश्चंस आपने पर्टिकुलर एक टॉपिक में सॉल्व किए? मैंने मैम लगभग 150 से तो ऊपर टेस्ट दे ही दिए थे। और फिज़िक्स में वो मतलब आप 150 से कर सकते हो, फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो 750 क्वेश्चन हो गए। और 750 मतलब एक ही वैरायटी के भी सारे निकाल दें तो लगभग 300 क्वेश्चन तो अलग अलग वैरायटी के हो ही जाएंगे। तो 300 मोर देन सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि नीट के पेपर में तो 50 क्वेश्चन ही आने हैं उन 300 में से। बहुत अच्छी बात है कि नीट के पेपर में तो 50 ही क्वेश्चन आने हैं, और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक में अगर आप जो गुरु कृपा के द्वारा आपको दिया गया है टेस्ट के सीरीज़ के तहत, या फिर आपके स्कोर या आपके मॉड्यूल के उसमें कहीं से भी लगभग 300 प्लस या 400 के करीब बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहा है, तो इसी से उसका धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है फिजिक्स में। तो एक बात बताओ कि आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी थी तो कई बार आप डिमोटिवेट भी हुए होंगे, कई बार आपका स्कोर भी कम आया हुआ होगा, तो उस जगह आप अपने आप को कैसे प्रेरित रखते थे? मैम वो तो कई बार बता चुके थे, आप लोग बता चुके कि स्कोर अप एंड डाउन तो पार्ट ही है इस अचीवमेंट का, तो वो ज़्यादा डिमोटिवेट में होता नहीं था। तो कभी होता तो आपकी बातें याद कर लेता था। आप लोग सेमिनार में बताया करते थे कि ज़्यादा अप एंड डाउन भी नहीं होता, मतलब किसी का बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कभी नहीं होता, थोड़े बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं।
तो जैसे कि हम देखते हैं गुरु कृपा में मोटिवेशनल सेमिनार टाइम टू टाइम होते हैं, क्लास में मेडल्स वगैरह देते हैं, तब भी कुछ ना कुछ मेंटर्स या क्लास टीचर या सर डायरेक्टर सर कोई कुछ ना कुछ बच्चों को मोटिवेशनल कुछ बातें बताते रहते हैं। इससे क्या है कि बच्चा बिल्कुल अपने आप को उस काम में लगा रखता है। जो कई बार उसके स्कोर नीचे भी आते हैं, स्कोर कम आते हैं, तो उसको लगता है ये तो नेचुरल है, स्कोर कम आएंगे। टेस्ट का मतलब है टेस्टिंग योर नॉलेज। आपका टेस्ट नॉलेज टेस्ट कर लिया, नॉलेज में कुछ कमी आ गई तो बस अब उसको और अच्छी से पढ़ना है। तो आपका स्ट्रॉन्ग और आपका वीक, ये दोनों चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू पता चलता है। तो आपने बायो को कैसे किया? मैम बायो में मतलब पहले जब क्लास चलती है तो क्लास नोट्स को पढ़ना होता है। मतलब कई बच्चे बोलते भी कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो वो मतलब सही बात है कि नीट में पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है, लेकिन जब तक क्लास चले एटलीस्ट तब तक तो क्लास नोट्स भी पढ़ने ही चाहिए। मतलब लास्ट तक आते आते आप पूरी एनसीईआरटी पे आ सकते हो। मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि क्लास नोट्स मतलब आप सिलेबस होते ही छोड़ दें, वो थोड़े दिन पढ़ने हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते आप भले ही पूरी प्योर एनसीईआरटी पे आ सकते हो, लेकिन वो पहले क्लास नोट्स फिर एनसीईआरटी और फिर मॉड्यूल। तो एक बात बताओ मिलन, जैसे आपकी ये सक्सेस स्टोरी में आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स या आपके क्लासमेट्स है या आपका कोई फ्रेंड है, उनका क्या आपको हेल्प मिला, या अच्छे फ्रेंड मिले या बुरे फ्रेंड मिले, कि आपकी इस जर्नी में आपको किस तरह के दोस्त मिले और उन दोस्तों ने आपको कैसे हेल्प किया, या दोस्तों ने आपका कुछ लॉस किया? नहीं मैम, वो तो फ़ायदा ही था मेरे लिए, क्योंकि गुरु कृपा में क्या फ्रेंडली कंपटीशन होता है। मतलब ऐसे नहीं कि कंपटीशन में किसी को जलन हो रही है, किसी से फ्रेंडली कंपटीशन होता है कि इसके नंबर आए तो मैं भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा नंबर लाने की। तो वो फ्रेंड्स का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो फ़ायदेमंद ही होता है। शाबाश, बहुत अच्छी कि अच्छा अगर दोस्त होता है तो मंजिल आपको बहुत आसान हो जाती है। तो यही है कि इनके जो फ्रेंड्स थे, कई बार बच्चों के डाउट्स आते हैं तो वो उस डाउट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लियर कर लेते हैं, या फ्रेंडली। मान लो टीचर से आप डाउट पूछे होंगे कभी, हाँ। तो डाउट में क्या टीचर ने आपको अच्छी से डाउट बताया, या कभी ऐसे किया नहीं मैं नहीं बताऊंगा? या अच्छे से बता देते हैं मैम। मतलब किसी को पूरा टॉपिक भी नहीं आता ना, वो भी टाइम रहते सर के पास चला जाए तो सर पूरा टॉपिक भी पढ़ा सकते हैं। मैं कहूँगा पूरा चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे गुस्सा वगैरह नहीं करते डाउट काउंटर पे बिल्कुल भी। तो मान लो मिलन कि कई बार आपने ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई क्लास मिस हो गई, या कोई आपको कुछ फैमिली रीज़न से या हेल्थ इशू के कारण आपकी कोई क्लास मिस हो गई और उस क्लास को फिर आपने उसका बैकअप लिया, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? मैम बैकअप तो ना रेगुलर थे आप? रेगुलर ही था मैम। रेगुलर थे, बहुत अच्छा। देखो अगर बच्चा रेगुलर होता है, रेगुलर टेस्ट दे रहा है, रेगुलर एनालिसिस कर रहा है, अपने जहाँ डाउट आ रहा है वो टीचर से पूछ रहे हैं, कहीं कंसेप्ट उनका बिल्ड नहीं हुआ तो टीचर से हेल्प ले लिया, ऑलवेज सीकिंग हेल्प, और वहाँ से जब आपको एक पॉजिटिव हेल्प मिलता है तो बच्चा इस तरह से 715 भी स्कोर कर रहा है। और जैसे मैं मिलन बताऊँ कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो वो क्वेश्चन कौन सा था और क्यों गलत हुआ? वो मैम एक क्वेश्चन था, मतलब वेव ऑप्टिक्स का था वो क्वेश्चन, तो सिली मिस्टेक से ही गलत हुआ है। मतलब मैं बताने में भी मेरे को शर्म आती है कि मेरे को रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट में कंफ्यूज हो गया मैं, कि टकरा के वापस जाती है वो रिफ्रैक्टेड लाइट और जो अंदर चली जाती है वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड। हाँ, उसमें कंफ्यूजन हो तो गया। देख रहे हैं आप किस तरह से सिली मिस्टेक होता है। तो एक डॉक्टर के लिए मिस्टेक्स गुनाह है। तो सिली मिस्टेक नीट के एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। एक जैसे सिमिलर वर्ड, सिमिलर सेंटेंस ढूंढ के लाते हैं कि बच्चा वहाँ कुछ ना कुछ गलती कर रहा है क्या नहीं चेक करने के लिए, और इस गलतियों का खामियाजा जो मिलन को नॉलेज वाइज, ये भी अपने दोस्तों के साथ कुछ कम नहीं था। 720 वाले जो इसके साथी थे, इसके क्लासमेट्स थे, इनके नॉलेज में कोई कमी नहीं थी। बस एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी इग्नोरेंस, एक छोटी सी मिस्टेक 720 से थोड़ी दूरी पे ले आया, और इसको रिग्रेट तो रहेगा कि वो 720 लाता तो शायद मेरी भी 5th रैंक की जगह 1st रैंक होती। तो मिलन बहुत अच्छा लगा बेटा। और आप कुछ ऐसा कोई गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे अपने जो नीट एस्पिरेंट्स, जो 2025 के बच्चे हैं, या नीट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप कोई ऐसी बात बताना चाहोगे कि उनको भी ऐसा लगे, वो भी प्रेरित रहे अपने काम के लिए? मैम वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन तो हमेशा रखना पड़ेगा, जो आप लोग करवा देते हो। लेकिन किसी को फिर भी डीमोटिवेट फील हो तो आपके पास आ सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है मैं जाऊँगा तो मेरे को डांट मारेंगे
सर मेरे को डांट मारेंगे, ऐसा नहीं है। और जैसे फिजिक्स और बायो की तो बात हो गई, केमिस्ट्री की बात रह गई थी। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल तो सेम जैसे सब बताते हैं फिजिक्स की तरह ही होती है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी नहीं छोड़े तो ही बेटर है। मतलब कई बच्चे सोचते हैं कि बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री फिजिक्स की नहीं पढ़नी, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है मैम। और मैं कहूँगा कि फिजिकल की भी जो टाइम हो तो वो पढ़ सकते हैं। फिजिकल की भी टाइम हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके नोट्स में रहता है। कोई बच्चा अगर स्ट्रगलिंग में है वो अभी एनसीईआरटी रिफर ना करें, वो पहले अपने नोट्स से कंसेप्ट को बिल्ड करें, फिर उसको लगे कि हाँ अब मुझे बहुत अच्छी से समझ आ गया, तब वो एनसीईआरटी पर जा सके। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही पहले ही भैया ने कहा या मेरे कोई सीनियर ने कहा तो मैं एनसीईआरटी में घुस जाऊँ, ऐसा नहीं। पहले अपने कंसेप्ट को नोट्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू बिल्ड करें, फिर एनसीईआरटी पे जाए, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कंसेप्चुअल लैंग्वेज होती है, उसको समझने के लिए आपको नोट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डेफिनेटली, क्योंकि अब जो नीट का पेपर है वो कम्प्लीटली थियोरटिकल बेस्ड होते हैं, मोस्टली एनसीईआरटी की लाइन उठ के आती है। बेसिकली आपके असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट या कोई ऐसे भी कोई जो सिंपल एमसीक्यू होता है वो एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन वहाँ से दे देते। तो एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी से पढ़ लेता है तो केमिस्ट्री में भी उसका 100 मतलब 180 आउट ऑफ 180, जैसे मिलन आया, जैसे श्याम लाया, जैसे कृष्ण लाया, इस तरह से सौरभ लाया, इस तरह से उन बच्चे की तरह आपके भी 180 आउट ऑफ 180 आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री भी हो गई, फिजिक्स भी हो गई, बायोलॉजी भी हो गई, सिली मिस्टेक के बारे में बात हो गई। अब बताओ कि जैसे टेस्ट में हम देते हैं, तो टेस्ट में कई बार ऐसा लगता है कि मतलब टेस्ट को आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं कि रोज़ टेस्ट होना, रोज़ आप कैसे मैनेज करते थे उसको? मैम प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं है मैम। टेस्ट ही तो मोटिवेट करते थे कि मतलब टेस्ट नहीं होंगे तो बच्चा सोचेगा मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ लूँगा। अब अगर कल ही टेस्ट होगा तो कल के टेस्ट का जो सिलेबस हो आज पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर कल टेस्ट नहीं होगा तो मैं अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दूँगा कि आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ लेंगे। तो टेस्ट तो मोटिवेट और करते मैम, प्रेशर की कोई बात नहीं है। टेस्ट आपको मोटिवेट, मतलब इसका कहने का मतलब है कि टेस्ट आपको एक टारगेट देता है, रोज़ आपके पास जाके मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, तो एक प्लान मिल जाता है आपको, एक आगे का प्लान मिलता रहता है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फिनिशिंग पे लेके जाता है, बहुत अच्छा ब्रशअप करता है, बहुत अच्छी शानदार उसकी प्रिपरेशन होती है। जब उसने टेस्ट दे दिया तो आपको आपकी कमी पता चल गई और उस कमी पे आपको अब काम करना है। बस ये चीज़ है, टेस्ट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर आप प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्टली प्रैक्टिस करें, कहाँ है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको करना है, एक टेस्ट के थ्रू डेफिनेटली आप बहुत अच्छी से अपनी उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कुछ आप कहना चाहोगे, कोई अपनी तरफ से एक अच्छी बात? मतलब मैम टेस्ट दे भी देते हैं तो कई बच्चे तो मैम आंसर की चेक भी नहीं करते, ऐसे देख लेते हैं मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। लेकिन सही तो हुआ है कि आंसर की से चेक करो कितने गलत हुए, फिर बाद में उनको देखो क्यों गलत हुए। नॉलेज वाइज गलत हुए, सिली मिस्टेक हुई, नॉलेज वाइज वगैरह को तो देख लेंगे, लेकिन सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो सिली मिस्टेक बार बार एक ही बार आ रही कि सिली मिस्टेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बड़ा इजी है, क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस इतने 200 क्वेश्चन होते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है बेटा जी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आंखें इधर उधर हो ही जाती है और वहीं पे बस कहते हैं सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी नहीं हटानी है, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन थिएटर में अगर उसने थोड़ी सी भी सावधानी हटा दी, थोड़ी सी भी इधर उधर देखा या किसी से बात किया, तो उस मरीज के वो बहुत अच्छी से इलाज नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक दुर्घटना हो सकती है, कैजुअलिटी एक हो सकती है। इसीलिए नीट के एग्ज़ाम में आपकी सिली मिस्टेक या आपकी गलतियां, आपका कंसंट्रेशन चेक किया जाता है, आपका फोकस चेक किया जाता है, आपका पेशेंस चेक किया जाता है, आपका पैशन चेक किया जाता है। तो ऑलवेज बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर टारगेट, ऑलवेज बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर गोल। ऐसा ही इन बच्चों ने किया और ऐसा ही आपको करना है।